दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न लिटरेचर को। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था विक्टोरियन एज को। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि विक्टोरियन राइटर्स क्या लिखते थे, किस पर फोकस करते थे, मॉरलिटी पर। लेकिन दोस्तों मॉडर्न राइटर्स जब आए तो उन्होंने मॉरलिटी पर फोकस नहीं किया, बल्कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर को अपनी आंखों से देखा था, तो उसके हिसाब से लिटरेचर को लिखा। अब दोस्तों मॉडर्न के बाद में आता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पहले मॉडर्न पीरियड कब तक था? लेट 19th सेंचुरी से वर्ल्ड वॉर सेकंड जब तक नहीं हो गया तब तक मॉडर्न पीरियड मानते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर लिखा गया। कई स्कॉलर्स ये मानते हैं कि पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर जो था वो वर्ल्ड वॉर सेकंड से प्रभावित था। लेकिन दोस्तों कई सारी राइटिंग्स आती है इसके अंदर। अब ऐसा टाइम आ चुका था मॉडर्न लिटरेचर आते आते जब लिटरेचर सिर्फ इंग्लैंड तक सीमित नहीं रहा था। इंग्लिश लिटरेचर सिर्फ इंग्लैंड तक सीमित नहीं रहा था। अमेरिका, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, अलग अलग जगहों से लिटरेचर लिखा जा रहा था, बल्कि ब्रिटेन की कॉलोनीज जैसे इंडिया, यहाँ से भी लिटरेचर लिखा जा रहा था अंग्रेजी के अंदर। तो दोस्तों इस टाइम पर इंग्लिश लिटरेचर में सिर्फ इंग्लिश राइटर नहीं थे, अब बल्कि अमेरिकन राइटर्स भी थे, जो अमेरिकन ऑथर्स भी थे जो इंग्लैंड में आए थे। वो सब आगे हम वीडियो में समझेंगे। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने विक्टोरियन एज को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा मॉडर्न एज। दोस्तों मॉडर्न एज तब आई जब विक्टोरियन एज ख़त्म हो गई इंग्लिश लिटरेचर में, यानी कि 20th सेंचुरी शुरू होने के साथ ही मॉडर्न एज शुरू हो जाती है। मॉडर्न एज क्या है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये जान लो कि ये एज आते आते, मॉडर्न एज आते आते इंग्लिश लिटरेचर सिर्फ इंग्लैंड का नहीं रहा था, बल्कि जिन जिन कंट्रीज़ को इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनी बना रखा था, वो जैसे यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ से भी राइटर्स ने लिखना शुरू कर दिया था इंग्लिश के अंदर। यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर इंग्लिश में लिखना शुरू हो गया था। बहुत सारे ऑथर्स इंग्लैंड में आते, जैसे अमेरिका से बहुत सारे ऑथर्स इंग्लैंड में आए थे, करियर बनाकर वापस चले गए, और कई अमेरिकन ऑथर्स यहीं रह गए। तो अब डिस्कस करते हैं मॉडर्निज्म क्या है। विक्टोरियन एज ख़त्म होती है 19th सेंचुरी में, लेकिन दोस्तों ख़त्म होती 19th सेंचुरी से लेकर वर्ल्ड वॉर सेकंड जब तक नहीं हो गया तब तक माना जाता है मॉडर्निज्म, और वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद का पीरियड है पोस्ट मॉडर्न। अब पहले बेसिक फ़र्क समझते हैं। मॉडर्न राइटर्स किस तरह से विक्टोरियन से अलग थे? तो आइडियाज़ में बहुत अलग थे। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था विक्टोरियंस मॉरलिटी पर ज़्यादा फोकस करते थे। उनकी नोवेल्स में कंडीशंस चाहे जितनी भी बुरी हो, प्रोटैगनिस्ट के साथ में या फिर किसी के भी साथ में, एंड में सब कुछ ठीक हो ही जाता था। लेकिन मॉडर्न राइटर्स के आइडियाज़ बिल्कुल अलग थे इनसे, क्योंकि उन्होंने अपने सामने वर्ल्ड वॉर देखा था। वर्ल्ड वॉर देखने के बाद इनके आइडियाज़ बिल्कुल चेंज हो गए। मतलब मॉडर्न राइटर्स के सामने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, उन्होंने देखा था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में लोगों को मरते हुए, तो उन्होंने इस विक्टोरियंस के मॉरलिटी वाले आइडियाज़ को थोड़ा ब्रेक दिया, विक्टोरियंस के ऑप्टिमिज्म को रिजेक्ट किया और समाज की एक नेगेटिव पिक्चर दिखाई। क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से बहुत कुछ सीखा था मॉडर्न राइटर्स ने। उनको भरोसा नहीं था कि आज लाइफ है कल नहीं है, तो नेगेटिव सोसाइटी को दिखाया, सोसाइटी की नेगेटिव पिक्चर को दिखाया। आपने देखा होगा मॉडर्न राइटर्स प्लॉट पर फोकस नहीं करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा वो पॉलिटिकल लैंग्वेज का यूज़ करते थे, और पॉइंट ऑफ व्यू किसी एक कैरेक्टर पर नहीं रह सकता था मॉडर्न राइटर्स का। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग कैरेक्टर्स से दिखाते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वो अपनी नोवेल्स के अंदर ये विक्टोरियंस वाली सिर्फ एक रियलिज्म की स्टाइल नहीं रखते थे, बल्कि अलग अलग वैरायटीज़ से नोवेल्स को लिखते थे। कुछ नए एक्सपेरिमेंट हो रहे थे उस वक्त। इन एक्सपेरिमेंट करने वाले राइटर्स में टी.एस. एलियट, एज़रा पाउंड, वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस शामिल हैं। तो मॉडर्न राइटर्स वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में लिखते थे, और पोस्ट मॉडर्न जो इनके बाद में आए थे वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में लिखते थे। ज़्यादातर स्कॉलर्स यही मानते हैं कि पोस्ट मॉडर्न्स वर्ल्ड वॉर सेकंड से प्रभावित थे। अब आपको विक्टोरियंस और मॉडर्न्स के बीच में फ़र्क पता चल गया होगा। तो अब हम हमारी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इंग्लैंड के अलावा पूरी दुनिया में इस वक्त इंग्लिश लिटरेचर लिखा जा रहा था, तो अब इंग्लिश लिटरेचर सिर्फ इंग्लैंड का नहीं रह गया था। इंग्लैंड के खुद के पार्ट्स भी, जैसे आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, जो मिलके ब्रिटेन बनता है, वो सब भी आके इंग्लैंड में इंग्लिश में लिख रहे थे अपने वर्क। स्पेशली आयरलैंड से वहाँ के पोएट्स जैसे विलियम बटलर येट्स, ड्रामेटिस्ट जैसे जॉर्ज बर्नार्ड शो, नोवेलिस्ट जैसे जेम्स जॉयस, ये सब
इंग्लैंड के लिए लिख रहे थे, इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे थे। अमेरिका से टी.एस. एलियट, एजरा पाउंड, विलियम फॉकनर, हेनरी जेम्स और रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इंग्लैंड के राइटर्स इनसे पीछे कैसे रह जाएं? वर्जीनिया वुल्फ, डी.एच. लॉरेंस, डोरोथी रिचर्डसन, ई.एम. फॉस्टर और इंडियन बॉर्न इंग्लिश राइटर रुडयार्ड किपलिंग। इनके अलावा ब्रिटेन की कॉलोनीज, जो अभी कॉलोनीज थी, उनमें भी लिटरेचर लिखा जा रहा था, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर और आर.के. नारायण। इनको देखकर लगता था सबको कि इंग्लिश लिटरेचर अब सिर्फ इंग्लैंड का नहीं रह गया। तो कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ी थी, थॉमस हार्डी पर। दोस्तों, इन्होंने दोनों एजेस देखी थी, विक्टोरियन एज भी देखी थी और मॉडर्न एज भी देखी थी। ऐसे राइटर्स को हम बोलते हैं, जो दो एजेस के बीच के राइटर हों, उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल ऑथर्स। तो थॉमस हार्डी एक ट्रांजिशनल ऑथर थे। थॉमस हार्डी ने अपने करियर की शुरुआत में अपनी फर्स्ट नोवेल लिखी थी, द पुअर मैन एंड द लेडी। तो उस नोवेल के लिए इनको कोई पब्लिशर नहीं मिला, तो इनके दोस्त थे जॉर्ज मेरेडिथ। उन्होंने इनको बोला कि आपने बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल नोवेल लिखी है, आज तो इसको पब्लिश करवा लोगे, लेकिन फ्यूचर में आपका पब्लिशिंग करियर ख़राब हो जाएगा, कभी कुछ पब्लिश नहीं करवा पाओगे। तो हार्डी ने उनकी एडवाइस को फॉलो किया और कभी उस वर्क को पब्लिश नहीं करवाया। फिर अपने आने वाले 2 वर्क्स को बेनाम नाम से पब्लिश करवाया। दोस्तों, थॉमस हार्डी ने अपने करियर की शुरुआत की थी एज अ पोएट। ये खुद को प्राइमरीली एक पोएट मानते थे, उसके बाद एक नॉवेलिस्ट। दोस्तों, ये रोमांटिक पोएट से बड़ा इन्फ्लुएंस थे, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ। लेकिन विक्टोरियन एज में इनकी पोएम्स चली ही नहीं। इनको फेम मिली इनकी नोवेल्स की वजह से। विक्टोरियंस ने इनकी नोवेल्स को पसंद किया, जबकि पोएट्री को मॉडर्निस्ट ने पसंद किया, क्योंकि नोवेल्स तो इनकी रियलिस्टिक होती थी, जबकि पोएम आप देखोगे डार्कलिंग थ्रश को तो नेगेटिव पिक्चर दिखाती है, वो जो डार्कलिंग थ्रश है। पर थॉमस हार्डी की डेथ के बाद में एजरा पाउंड और डब्ल्यू.एच. ऑर्डन ने इनकी पोएट्री की बड़ी तारीफ की कि बहुत अच्छा लिखते थे ये। अपने नोवेल्स को ये वेसेक्स नाम की एक फिक्शनल जगह पर सेट करते थे, लेकिन एक्चुअली ये वेसेक्स एंग्लो सैक्सन किंगडम था। तो थॉमस हार्डी एक नोवेलिस्ट और पोएट दोनों थे, और इनको कहेंगे हम ट्रांजिशनल राइटर। ऐसे ही दोस्तों, इन्हीं की तरह और ट्रांजिशनल ऑथर भी थे, जैसे हेनरी जेम्स और जोसेफ कॉनरेड। हेनरी जेम्स ने भी विक्टोरियन और मॉडर्न दोनों एजेस देखी थी, मतलब ये भी एक ट्रांजिशनल फिगर थे। जबकि जोसेफ कॉनरेड एक इमिग्रेंट थे, यानी कि एक पॉलिश बॉर्न राइटर थे जो इंग्लैंड में आए थे। उनको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने नहीं आती थी, इन्होंने बाद में इंग्लिश सीखी। और दोस्तों 1899 में इन्होंने अपना वर्क पब्लिश करवाया था, हार्ट ऑफ डार्कनेस। इन्हीं की तरह थियोडोर ड्राइजर। पोएट्री में जी.एम. हॉपकिंस, जो कि थे विक्टोरियन एज के, लेकिन उनके वर्क्स उनकी डेथ के बाद में मॉडर्न एज में पब्लिश हुए थे। आयरिश पोएट विलियम बटलर यीट, इन्होंने भी विक्टोरियन और मॉडर्न दोनों एजेस देखी थी। दोस्तों, विलियम बटलर यीट्स बहुत ही ज़रूरी मॉडर्न पोएट हैं। मैं आपको बता दूं, ये आयरिश और इंग्लिश लिटरेरी इस्टेब्लिशमेंट में एक पिलर की तरह है। 1923 में यीट्स को नोबेल प्राइज़ मिला था, और ये रविंद्रनाथ टैगोर के अच्छे दोस्त थे। यीट्स एक ऐसे राइटर थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिलने के बावजूद इन्होंने अपने ग्रेट राइटिंग्स को लिखना नहीं छोड़ा, जैसे द टॉवर। और इन्हीं के कंटेम्प्रेरीज जो अमेरिकन पोएट थे, यहाँ पे इंग्लैंड में आकर बस गए थे, टी.एस. एलियट और एजरा पाउंड। टी.एस. एलियट ने तो इंग्लिश लिटरेचर को जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग और वेस्टलैंड जैसे वर्क्स दिए, जबकि एजरा पाउंड ने अपने द कैंटोज 1917। इन्हीं की तरह और अमेरिकन राइटर्स जो अपना करियर बनाने के लिए इंग्लैंड आए थे, विलियम कार्लोस विलियम्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, गर्ट्रूड स्टीन, मैरियन मूर और डू लिटिल। ड्रामेटिस्ट में जॉर्ज बर्नार्ड शो, जो कि आयरलैंड से आए थे, और दोस्तों जी.एम. सिंज, ये भी आयरिश थे। जॉर्ज बर्नार्ड शो ने लेट विक्टोरियन एज में अपना करियर शुरू किया था, जबकि सिंज दोस्तों 20th सेंचुरी शुरू होने पर अपने फेमस प्ले को इन्होंने पब्लिश किया था, द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। इनके इस प्ले को 1907 में परफॉर्म करवाया गया था, और दंगा सा हो गया इसको परफॉर्म करवाने के बाद में। नोवेल्स में जो अर्ली मॉडर्निस्ट हैं दोस्तों, उसके अंदर जोसेफ कॉनरेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर डोरोथी रिचर्डसन, जिनकी एक नोवेल थी पॉइंटेड रूफ। दोस्तों, ये नोवेल स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखी हुई अर्लीस्ट नोवेल है। तो ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज़ पहली बार विक्टोरियन एज में किया गया था। विलियम जेम्स ने द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नाम के अपने एक वर्क को लिखा था, जो कि लेट विक्टोरियन एज में लिखा गया था। और फिर दोस्तों डोरोथी रिचर्डसन की नोवेल्स में भी इस टेक्निक का यूज़ किया जाने लगा। फिर जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ ने भी इसका यूज़ किया। इस टाइम के मॉडर्न राइटर्स जो थे वो पुरानी स्टाइल से बोर हो चुके थे, उन्होंने अपने वर्क्स में एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, जैसे डी.एच. लॉरेंस की 1915 में एक नोवेल पब्लिश हुई थी दोस्तों,
द रेनबो, जिसके पब्लिश होने के बाद इमीडिएटली उस नोवेल को बैन करवा दिया गया। इनके अलावा दूसरे राइटर्स रुडयार्ड किपलिंग, जिनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है दोस्तों, H.G. वेल्स, जिन्होंने साइंस फिक्शन नोवेल्स लिखना शुरू किया था, जॉन गाल्सवर्दी, जो कि एक ड्रामेटिस्ट और नोवेलिस्ट दोनों थे, आर्नोल्ड बेनेट, E.M. फॉस्टर, ये सारे विक्टोरियन राइटर्स थे जिन्होंने मॉडर्न एज में भी लिखा था। अब मैंने आपको बताया कि 1820s तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था, तो बहुत सारे ऑथर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सीख चुके थे। उन्होंने बहुत सारे ऑथर्स ने लिखना शुरू कर दिया इस पर, स्पेशली अमेरिकन ड्रामा। दोस्तों, अमेरिकन ड्रामा में यूजीन ओनाइल, जिन्होंने ड्रामा में रियलिज्म डाला, और E.E. कमिंग्स, और अमेरिकन नोवेलिस्ट में फिट्जजेरल्ड और जॉन स्टाइनबैक। और यहाँ पर ब्रिटिश राइटर्स ने भी ऐसे वर्क्स को लिखना शुरू कर दिया था। D.H. लॉरेंस को अपनी नोवेल्स के लिए पब्लिशर नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने इटली में जाकर अपने वर्क्स को साइलेंटली पब्लिश किया। और इसी बीच दोस्तों कुछ मॉडर्न राइटर्स ऐसे भी थे जिन्होंने वर्ड्स ड्रामाज लिखने की कोशिश की, जैसे बर्टोल्ट ब्रैक्ट, T.S. एलियट और W.H. ऑर्डन। और ध्यान देना दोस्तों, इस वक्त डेविड जोन्स ने एक मॉडर्न एपिक पोएम लिखी थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में, पैरेंथेसिस। ये डेविड जोन्स वेल्स से थे। और इसी बीच नोवेल्स का एक नया टाइप निकल कर आया जिसको हम डिस्टोपियन नोवेल्स बोलते हैं। एल्डस हक्सली ने ब्रेव न्यू वर्ल्ड नाम की एक डिस्टोपियन नोवेल लिखी जो बहुत ही फेमस है। जॉन कूपर और हेनरी मिलर, दोस्तों इनकी बहुत ज़रूरी नोवेल्स हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हेनरी मिलर की एक बहुत ही ज़रूरी नोवेल है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 1934 में सामने आई, और इस नोवेल को भी बैन कर दिया गया था ब्रिटेन और अमेरिका दोनों में। अब इस टाइम तक विलियम बटलर यीट्स की डेथ हो चुकी थी, वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया, और उसके बाद में ड्रामा का एक नया टाइप निकल कर आया, अब्सर्ड ड्रामा, जो कि सैमुअल बेकेट ने लिखना शुरू किया था। वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ, उसके बाद में पोस्ट मॉडर्निज्म आ गया। लेकिन इस टाइम तक मॉडर्न राइटर्स थे और पोस्ट मॉडर्न राइटर्स थे जॉर्ज ऑरवेल, विलियम कूपर और ग्राहम ग्रीन, रिचर्ड एडम्स, विलियम गोल्डिंग, हारोल्ड पिंटर, ये सारे पोस्ट मॉडर्न राइटर्स। इनके अलावा भी बहुत सारे ड्रामा में भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अब ब्रिटेन की जो कॉलोनीज थी, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो इन देशों में भी लिटरेचर लिखा जाने लगा। अब ये देश जब तक ब्रिटेन की कॉलोनीज थे तब तक तो इनको कॉलोनियल लिटरेचर बोला जाता था, इनके लिखे हुए लिटरेचर को। लेकिन जब ये कंट्रीज़ फ्री हो गई, यानी कि अब ये कॉलोनीज़ नहीं रही, तो ऐसी कंडीशन में अब इनको क्या बोलोगे ऐसे लिटरेचर को। तो ये कंट्रीज़ जब अभी अभी फ्री हुई हैं तो एक ही कंडीशन में हैं, तो मतलब ये है कि ये कॉमन है, इनकी वेल्थ भी कॉमन है, तो इनको बोला गया कॉमनवेल्थ। और एक टर्म निकाली गई कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। दोस्तों ये बहुत बाद में ये टर्म को कॉइन आउट किया गया, इनको कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस बोला गया। 1884 में लॉर्ड रॉसबरी ने इस टर्म को कॉइन आउट किया था जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया विजिट किया था। तो पहले इन कंट्रीज से लिखे हुए लिटरेचर को कॉमनवेल्थ लिटरेचर कहा जाता था, लेकिन ये टर्म सही नहीं थी। सारी ब्रिटेन की और दूसरे यूरोप की कंट्रीज़ की कॉलोनीज़ के लिए ये टर्म सही नहीं थी, क्योंकि किस बेस पर आज हम इन सारी कॉलोनीज़ को कॉमनवेल्थ बोल सकते हैं? आज तो सबकी वेल्थ कॉमन नहीं है। बाद में इन कंट्रीज़ के लिटरेचर के लिए एक नई टर्म को एक्सेप्ट किया गया जिसको बोला जाता है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। अब सवाल ये आता है कि यूएस भी कभी ना कभी ब्रिटेन की कॉलोनी था, तो क्या यूएस में भी उनके फ्री होने के बाद में जो कुछ लिटरेचर आज तक लिखा गया वो सब पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में आता है? अमेरिकन लिटरेचर को भी हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहेंगे? तो बहुत हद तक नहीं, क्योंकि जब तक हमारे जैसी कंट्रीज़, इंडिया जैसी कंट्रीज़ फ्री हुई, इंडिपेंडेंट हुई, तब तक अमेरिका इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्ट्रांग हो चुका था, और हमें अभी होना था। अमेरिका बहुत पहले इंडिपेंडेंट हो चुका था, तो अमेरिका हमारी तरह कॉमनवेल्थ नहीं था। ये पोस्ट कॉलोनियल वाली टर्म जो है ये उन्हीं नेशंस के लिए ज़्यादातर यूज़ की जाती है जिनको 20th सेंचुरी में इंडिपेंडेंस मिली है, जैसे इंडिया और बाकी सब कंट्रीज़ जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया। जबकि जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो ये पोस्ट कॉलोनियल वाली टर्म यूरोपियन नेशंस को छोड़कर पूरे ग्लोब के लिए है। मतलब एक्सेप्शंस को छोड़कर पूरा ग्लोब, यानी कि सभी की सभी कंट्रीज़ कभी ना कभी तो यूरोप की किसी ना किसी कंट्री की कॉलोनी रही ही है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो ये टर्म ग्लोबल भी है। खैर, पोस्ट कॉलोनियलिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने मॉडर्न लिटरेचर को थोड़ा बहुत बताया आपको। वैसे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही।